बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 22, इसका फेब मार्च 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 2022 मई जून से लेके 2017 तक जो भी टर्म्स हैं विंटर समर वो सारे पेपर मैंने कराए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। आपका पेपर भी बिल्कुल करीब ही है। होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्ज़ाम। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम मेरा ख्याल आई थिंक कल आपका पेपर है, तो होपफुली सब बेहतर होगा। आपको कोई भी रेफरेंस अगर चाहिए हो इन पेपर्स में तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आखिरी वक्त में कोई भी चीज़ आपको रेफ़र करनी हो तो आप इत्मीनान से पास पेपर्स को रेफ़र कर सकते हैं इस रिसोर्स से। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी है और नॉर्मली जो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है उससे रिलेट्स करता है। इसके जितने पास्ट पेपर्स हैं उसमें नॉर्मली रेगुलर आता है, तो वहाँ से देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो रही हो। हम करते हैं और लिमिटेड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एट वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज कि इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें एक फैक्ट्री के अंदर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पे मेरा एक लेक्चर भी है, अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो उसको देख लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मली जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाते हैं और उसका कुछ हिस्सा एंडिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेयरएज जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती है वो उसी साल के एक्सपेंस बन जाती है और नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जाते हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। दिस फैक्ट्री हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग एंड असेंबली, एंड 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट है, सपोर्ट एंड कैंटीन। सम बजटेड ओवरहेड्स हैव ऑलरेडी बीन अपोर्शनड कि कुछ तो आपने पहले ही अपोर्शन कर दी हैं फॉर अप्रैल 2022 के। द रिमेनिंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर अप्रैल 2022 आर एज फॉलोज। बाकी ये 2 बचे हैं, कुछ अपोर्शन कर दी हैं। एक डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है आपका, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स वेजेस है आपकी। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फ्लोर एरिया उसने आपको दे दिया, पावर किलोवाट दे दिए, मशीनरी कॉस्ट दे दी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दिए। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये सर्विसेज डिपार्टमेंट के। नॉर्मली ये आगे कर पढ़ते हैं। द कैंटीन प्रोवाइड्स मील फॉर स्टाफ इन द मशीनिंग, असेंबली एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के। कैंटीन जो है वो इन सब लोगों को प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है। तो डेफिनेटली ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के हिसाब से बढ़ जाएगा कि जितने जितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ हैं वही खाएंगे कैंटीन का खाना। द सपोर्ट डिपार्टमेंट्स ओवरहेड शुड बी अपोर्शन रीअपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मशीनरी कॉस्ट के। सपोर्ट डिपार्टमेंट की जो ओवरहेड है वो रीअपोर्शन कर देंगे मशीनरी कॉस्ट के ऊपर। तो मशीनरी कॉस्ट आपकी ये दी हुई है। आगे आए, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड द रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट ओवरहेड्स के। पहले अपॉर्शन करें फिर रीअपोर्शन करें। तो देखें ये जो आपकी जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है वो डेफिनेटली मशीनरी की कॉस्ट जो है उससे नॉर्मली ना फ्लोर एरिया से होगा ना पावर से होगा, बल्कि मशीन की कॉस्ट दी हुई है, इससे फिर हम इसको एलोकेट करेंगे सारा। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेंगे तो देखें इसको सिंपल आप 3 0 को हटा दें अगर, तो 850, 110, 15, तो आप यूँ कर लें कि 850 3 0 आप हटा दें। 850 के अंदर 110 प्लस करें, 15 करें, 25 करें, तो ये कितना हो जाएगा आपका। आप रेशो अगर बना रहे हैं और डेप्रिसिएशन जो आप एलोकेट करेंगे वो याद रखिएगा मशीन कॉस्ट से करेंगे। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स की वेजेस है वो डेफिनेटली फिर सुपर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को ही सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है। तो ये 2 बेसिस हम यूज़ करेंगे। बाकी इसने दी है कि आप कंफ्यूज हो के फ्लोर एरिया को इस्तेमाल कर लें या पावर को इस्तेमाल करें, लेकिन ये गिवन है और जो गिवन नहीं है उसके अंदर क्लैरिटी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए मशीनिंग कॉस्ट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी की कॉस्ट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स वेजेस के लिए आप किसको इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को। तो ये 850 के अंदर 1110 प्लस कर दें, 15 कर दें और 25 कर दें, तो इट कम्स 1000। तो इसका मकसद ये हुआ, इसमें एक ट्रिकी पार्ट और है वो मैं आपको समझाता हूँ कि 850 डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन कितना है 25,000। तो ये आप निकाल लें इसका। तो 850 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 तो 21,250 ये आपका यहाँ आ गया। इसके बाद निकालने 1110 से निकालने आप 1110 डिवाइडेड बाय 1000 जो टोटल आया है मल्टीप्लाइड बाय 25,000। तो असेंबली डिपार्टमेंट का शेयर आप निकाल रहे हैं बेसिकली। तो 1110 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 ये 2750। तो 2750 एंड 21,250 अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो मेरे भाई ये आ जाता है 24,000। इसका मकसद है कि 24,000, अब यहाँ ट्रिकी पॉइंट है कि 24,000 जो है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वो आपका बढ़ गया कहाँ पे, प्रोडक्शन मशीनिंग डिपार्टमेंट में 21,250 और असेंबली का अभी हमने निकाला है 2750। लेकिन जब आप ये निकाल लेंगे तो उसके बाद कितना बचेगा, टोटल 25 था, 25 में से इसे माइनस करें तो आपको पता चलेगा कि यार 1000 बाकी बचा है और ये 1000 जो है ये सर्विसेज डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ट्रिकी पॉइंट ये है कि जब आप ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की को एलोकेट कर रहे होंगे तो सबको शामिल करेंगे रेशो निकालने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझाने की ज़रूरत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको जहन में रखिएगा। यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप डेप्रिसिएशन को एलोकेट करें तो सबको मिलाकर फिर उसकी आप रेशो निकालें। जैसे मैंने रेशो निकाली 850, 110, 15, 20 को 5 को करके, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये कॉस्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट की तो बचेगा कुछ नहीं, आखिर में सर्विस डिपार्टमेंट तो क्लोज हो जाएंगे क्योंकि इनकी कॉस्ट हम रीअपोर्शन कर देंगे दोबारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप एलोकेट करें तो सबको शामिल करें, लेकिन जब सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट करें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सर्विस डिपार्टमेंट की रेशो से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये पॉइंट जहन के अंदर बिठा लें। जैसे ये 15 और 25 को अगर मैं प्लस करूँ 25 एंड 15 को तो ये 40 आ जाएगा। इसका मकसद है जो रिमेनिंग और रिमेनिंग अमाउंट निकालना है। रिमेनिंग 1000 है तो 1000 जो रिमेनिंग बाकी बचा है आपका 25,000 में से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 15/40 से और दोबारा मल्टीप्लाई कर दें 25/40 से, तो आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 40 ये 375 आ गया। और 1000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 40 625। तो विद ऑल दिस आपने देखा कि ये किस तरीके से एलोकेट हुआ है। मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड री अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। तो पहले अपॉर्शन करेंगे, जैसे ये फिक्स डेप्रिसिएशन हो गया, या सुपरवाइजर्स की सैलरी हो गई, और उसके बाद में फिर हम इसको री अपॉर्शन करेंगे। तो यहाँ हम आ जाते हैं, ये कॉस्ट हमें गिवन थी, ये तो ओवरहेड ऑलरेडी अपॉर्शन ये हमें दिया हुआ था, ये हमने ऐसे लिख दिया। और अभी हमने जो निकाला है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को, वो देखें 375, 625, 2750, 21,250, ये मैं भी निकाल के आ रहा हूँ। 375, 625 ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। 2750, 21,250, 21,250 ये आपने एलोकेट कर लिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो सैलरी है सुपरवाइजर्स की, वो तो ऑलरेडी देखें 75 और 30 आपको दिया हुआ है। तो 75 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मशीनिंग के हैं और असेंबली के 35 हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लें आप। 75 35 मिला के 1110 बनेंगे। इसका मतलब है 75 डिवाइडेड बाय 1110 और 35 डिवाइडेड बाय 1110 और मल्टीप्लाइड हो जाएगी जो सुपरवाइज़र सैलरी है आपकी, वो 19,800 है। तो 19,800 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 19,800 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 1110 आई गेट 13,500। तो ये 13,500 जो निकाला है ये प्रोडक्शन का आ गया, मशीनिंग का आ गया। और उसके बाद में 19,800 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 1110 ये 6,300 जो है ये आ गया जनाब आपका असेंबली का।
तो देखें 13,500, 6,300 ये यहाँ आ गया। उसके बाद इसका टोटल कर लें सुकून के साथ, चारों कॉलम्स का टोटल करने के बाद कैंटीन की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो खाना खा रहे थे उनके अंदर बढ़ जाएगी। तो 14,495 ये वाली जो कॉस्ट है, देख रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 75, 35 और 8। 75, 35 तो हमने 8 किया था, ये 8 और कर लें। ये कैंटीन के अपने छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसके एम्प्लॉय शामिल नहीं करें। कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट 3 डिपार्टमेंट के अंदर बढ़ रही है, तो 118 आ गया। 118 का मकसद है कि 75 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 118 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1/18। ये 3 रेशो आ जाएंगी आपके पास, तीनों से बांट दें। 14,495 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाय 118, 9213। देखिए 9213 आ गया। इसी तरीके से 14,495 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाय 118। देखिए 4299 का मकसद है 4299 ये आ गया आपके पास। उसके बाद 14,495 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाय 118, तो ये 983 आपके पास आ गया। इन तीनों को जमा करेंगे तो ये माइनस हो गई, पूरी की पूरी कॉस्ट एलोकेट हो गई। या आपने फिर उसके बाद इसको टोटल कर दें। और सपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो मशीन की कॉस्ट के ऊपर आ रही है। मशीन की कॉस्ट जो है वो कितनी है, उसने बताया था 850 1110। 850 1110 जो है वो 960 हो जाएगा। देखिए ये मशीन की कॉस्ट है 850 1110, तो 850 30 को आप हटा दें 1110 तो 960 आता है ये। इसका मकसद है कि ये जो कॉस्ट है इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 बल्कि 85 कितना है देखें 850 तो 850 डिवाइडेड बाय 960 और दूसरा की जाएगा 1110 डिवाइडेड बाय 960। तो देखें इससे आप जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 8538 मल्टीप्लाइड बाई 850 डिवाइडेड बाय 960, ये 7559.6 आ रहा है, तो 7560 लिख देंगे आप। देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से 48538 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाय 960, यू गेट 978.3, तो 978 आ गया। ये पूरा एलोकेट हो गया, इस तरीके से माइनस हो गया क्योंकि पूरी सपोर्ट फंक्शन की कॉस्ट हमने मशीन की कॉस्ट की बेसिस पे एलोकेट कर दी, रीअपोर्शन कर दी। पहले हमने अपोर्शन करा इसको, इससे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अपोर्शन हो गया, उसके बाद में फिर रीअपोर्शन कर दिया इसको। दिस इज़ व्हाट अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट इज़, कि पहले अपोर्शन करते हैं फिर रीअपोर्शन करते हैं। सर्विसेज डिपार्टमेंट की कास्ट को रीअपोर्शन कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद आगे हैं, आगे क्या कहता है, कहता है ये कंप्लीट टेबल हमने कंप्लीट कर ली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ जो है मशीनिंग के 3200 है, असेंबली के अंदर 2400 है, और मशीन आवर्स पर मंथ जो है 5600 जो है मशीनिंग के हैं और असेंबली के 1800 हैं। कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्रोसेस प्लेसेस। देखिए इसका आसान तरीका याद रखिएगा। ट्रिकी पॉइंट्स इसके अंदर ये कि कौन से घंटे इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली जो आवर्स होते हैं वो आप देखें ज़्यादा, मतलब बड़ा नंबर कहाँ पर आ रहा है। जैसे मशीनिंग को हम अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स को देखें तो मशीनिंग में 3200 है, असेंबली में 2400, तो ये 3000 जो लार्ज बड़ा नंबर है इसको हम यूज़ करेंगे। इसका मकसद है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसका मकसद है कि ये, और मशीन को देखें इसके अंदर, इसके मशीन आवर्स पर देखें क्या आ रहा है। इन दोनों के मुकाबले में तो इसके डायरेक्ट लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, लेकिन मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन आवर्स पर मंथ इस्तेमाल हुए वो 5600 हैं, तो वो इससे भी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से असेंबली के अंदर अगर आप देखें
तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के बारे में अगर हमें कैलकुलेट तय करना है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में हम कौन से आर्स इस्तेमाल करेंगे ओवरहेड की कैलकुलेशन में, तो जो बड़ा नंबर है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा नंबर इसके अंदर 5600 है। इसका मकसद है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट एक्चुअली मशीन ओरिएंटेड है, इसीलिए मशीन आर्स ज़्यादा है। तो ये 5600 जो घंटा आर्स हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए। अभी जो हम ओवरहेड की अमाउंट कैलकुलेट कर आ रहे हैं, अगर उसे मशीन आर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट का। असेंबली के अंदर अगर हम आए तो बड़ा नंबर कहाँ आ रहा है, लेबर आर्स में आ रहा है। इसका मकसद है असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो लेबर ओरिएंटेड है, इसीलिए देखें लेबर के आर्स ज़्यादा हैं 2400 और मशीन के आर्स कम है। तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर हम जो आर्स इस्तेमाल करेंगे वो कौन से करेंगे, 2400 जो डायरेक्ट लेबर आर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। तो 2400 5600 यहाँ आते हैं। देखें ये मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। तो इसने आपसे पूछा ये है कि कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम निकाल रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट का। उसकी कॉस्ट कितनी है 157,873 डिवाइडेड बाय मशीन के आर्स कितने थे 5600। इससे डिवाइड करके 28.19 आपने पर मशीन आर का रेट निकाल लिया। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर आपने देखा था कि 2400 आर्स जो लेबर के हैं, क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, तो 42,927 को हमने 2400 से डिवाइड किया तो 17.89 पर लेबर आर के हिसाब से असेंबली का रेट आ गया ओवरहेड का। तो ये रेट निकालने का तरीका है जनाब। कहता है स्टेट 2 रीजन वाई ओवरहेड में भी अंडर एब्जॉर्ब क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्शन आपकी कम हो गई हो या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ही ज़्यादा हो गया हो। क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जब ज़्यादा होगा तो इसका मकसद है कि अप्लाई आपने कम करा है प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि अप्लाई तो आप इस रेट से करेंगे। तो अगर एक्चुअल ओवरहेड आपका ज़्यादा आ जाएगा तो उसका मकसद है कि अंडर एब्जॉर्ब आपने किया है ओवरहेड को, या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन ही आपकी कम हो गई तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ओवरहेड पर कम अप्लाई होगा। तो ये दो अपेरेंट रीज़न हो सकती हैं। प्रोडक्शन लोअर देन फोरकास्ट के प्रोडक्शन लोअर है, जो बजटेड में आपने कैलकुलेट की थी उससे कम हो गई है, या एक्चुअल ओवरहेड जो है वो हायर देन हो गए हैं आपके। तो ये दो रीजंस हो सकती हैं। आगे आया कहता है अनदर फैक्ट्री या सिंगल प्रोडक्ट इज मेड, दिस फैक्ट्री यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, या मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ये दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब अगर इसको सेलिंग प्राइस है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ दी हुई है आपको 44,000 की है, एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ दी हुई है जो 15,000 यूनिट्स है। कहता है द फैक्ट्री हैज़ बीन ऑपरेटिंग एट बिलो इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, कि फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट कर रही है इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे कम पे ऑपरेट करती है। हाउएवर रिसेंटली डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। द डायरेक्टर्स बिलीव देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट, के प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। दे आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस टू मीट इंक्रीज डिमांड, के वो कंसिडर कर रहे हैं कि 2 ऑप्शन उनके पास हैं, और 2 ऑप्शंस के अंदर से वो क्या चूज़ कर रहे हैं। देखें, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5%, के सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हैं 5% से। इंक्रीज प्रोडक्शन टू 16,000 यूनिट्स पर मंथ, और 15,000 तो नॉर्मल इन्होंने कैलकुलेट किया था कि नॉर्मल ये करते हैं, कहते हैं 16,000 स्पेस को कर दें यूनिट्स पर मंथ। ओवर टाइम इज पेड एट एन एडिशनल 4.10 पर यूनिट, यानी 10.10 तो आप दे ही रहे हैं, इसके अंदर 4.10 और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10.10 प्लस 4.1 तो 14.2 हो जाएगा। इसके हिसाब से पे करेंगे। एडिशनल जो होगा 1000 जो बनेंगे, और रिड्यूस मंथली एडवर्टाइजिंग बाय 2000, ये तो ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में कहता है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ बाय 15%, 15% से प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। बाय परचेजिंग एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 78,000, एक मशीन ही खरीदेंगे जो 78,000 की आएगी, और ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगी। दिस मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर मंथ, 20% पर मंथ के हिसाब पर एनम के हिसाब से ये इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा। सेलिंग प्राइस विल रिमेन एट 27 पर एनम यूनिट, कि वो 27 पर यूनिट ही रहेगी। The supplier of materials currently offers a trade discount of 20%. This will increase to 30%. ये 30% पे चला जाएगा, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। द एडिशनल मशीनरी विल बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्शन विल नॉट रिक्वायर एनी ओवर टाइम। इस ऑप्शन में ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं होगी।
तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल आपको नज़र आ रहा है 8.8, ये एक्चुअली इसका 100% अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका 20% का मकसद है कि ये 80% कोई प्राइस है आपकी, क्योंकि 20% माइनस हो चुका है। तो मैं 100% अगर निकालूँ 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80 तो 11 आती है। इसका मकसद है इसको इसी 11 का अगर मैं अब 30%, क्योंकि वो कहता है 30% डिस्काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा 11 का 30% अगर मैं निकालूं तो वो 3.3 होगा, 3.3। और 11 में से अगर इस 3.3 को माइनस कर दूं तो 7.7 होगा। इसका मकसद है इस वाले ऑप्शन के अंदर जो मटेरियल की प्राइस होगी वो 7.7 पर यूनिट के हिसाब से होगी। तो ये जहन में रखिएगा। अब हम ऑप्शन 1 में आते हैं, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस यूनिट बाय 5%। 5% से इसको बढ़ा देते हैं। 5% का मकसद है कि इसका 105% ले लें। कितना आ गया इसका 27 मल्टीप्लाइड बाई 105%, 27 ज़रा 105%, 28.35, 28.35। और इस वाले ऑप्शन के अंदर हमारा मटेरियल वही रहेगा जो पहले था। तो देखें इसके अंदर हम आ जाते हैं, 28.35 हमने निकाला और इसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो 16,000 यूनिट्स हो जाएगी। ये देख रहे हैं 16,000। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आप निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 8.8, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया है मटेरियल के ऊपर, तो 8.8 रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 16,000, ये आ गया। डायरेक्ट लेबर कितनी है, एक तो नॉर्मल वर्किंग की होगी, नॉर्मल वर्किंग है 15,000 यूनिट्स, इसके अंदर 10.1 रहेगी। तो ये 10.1 आप देख रहे होंगे, नॉर्मल जो यूनिट्स आप बना रहे हैं 15,000, उसके अंदर 151,500 आ गई। और जो एक्स्ट्रा 1,000 है उसके अंदर 14.2 मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था, तो ये आपके पास आ गया 14,200 आ गया। और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अगर से रेवेन्यू में से आप इन एक्सपेंस को माइनस करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस को, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स कॉस्ट आपकी $44,000 थी और 2,000 ये कहता है कि रेवेन्यू मंथली एडवर्टाइजिंग के रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये माइनस कर दे 2,000, 42,000 बाकी बचा। इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट, पहले वाले ऑप्शन का प्रॉफिट आपके पास 105,100 आ गया। अब ऑप्शन 2 के अंदर आते हैं। ऑप्शन 2 के अंदर सेलिंग प्राइस वही रहेगी और प्रोडक्शन अलबत्ता इंक्रीज हो जाएगी। कितने 15% से। तो 15% अगर मैं इसका निकालूँ तो 115% निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 115%, 17,250। तो ये प्रोडक्शन आपकी हो गई 17,250। तो 17,250 और रेवेन्यू आपका वही रहेगा 27। तो ये मल्टीप्लाई करके निकालने, डायरेक्ट मटेरियल मैंने अभी निकाल कर बताया है आपको कि 30% फैक्टर माइनस करने के बाद 7.7 मैंने निकाला था, ये आपके सामने, ये देखें ये निकाला। तो 7.7 मल्टीप्लाइड बाई 17,250 और लेबर तो वही है 10.1, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आया है, क्योंकि डायरेक्ट मशीनरी जो खरीदी है उसके बाद ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 17,250 मल्टीप्लाइड बाई 10.1 ये करके निकाल लिया। इन दोनों को माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी 44,000 तो थी, और ये डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये मशीन कितने की है, ये मशीन है आपके पास 78,000 की। 20% पर एनम, तो 78,000 का 20% निकाल लें, मल्टीप्लाइड बाई 1/12 कर दें, क्योंकि एक महीने का आपको निकालना है। तो 78,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 12 करा तो 1,300 पर मंथ, क्योंकि पर मंथ का बना रहे हैं तो ये 1,300 डेप्रिसिएशन पर मंथ आ गया आपके पास। वो आपने प्लस कर दिया 44,000 की जो फिक्स कॉस्ट थी और उसको माइनस किया तो 113,400, और पहले सिर्फ 105 आया था। तो इसका मकसद है अगर हम मशीन ख़रीदें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं और सेलिंग प्राइस सेम रखें तो वो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है 113,400 का है और पहले वाले के अंदर जो प्रॉफिट था वो था 105,100 का, 105,100 आई थिंक। उसके बाद ये पूछता है कि कैलकुलेट द मंथली प्रॉफिट, या हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया। आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल मशीनरी रिक्वायर्ड इन ऑप्शन 2 वुड बी फाइनेंस बाय एन इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, के ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करेंगे।
शेयर्स इशू करके फाइनेंस करेंगे। एडवाइस द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर कि कौन सा ऑप्शन वो चूज़ करें। तो ऑप्शन 2 बेहतर है। हमने देखा कि उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और ठीक है, मोर प्रॉफिट ऑप्शन 1 के अंदर मोर प्रॉफिट है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपके ये आ गए। उसके बाद पॉसिबल लो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। लो कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट रिटर्न, शेयर होल्डर्स जो है एक्सपेक्ट रिटर्न करेंगे। विल फोरकास्ट प्रूव एक्यूरेट, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फोरकास्ट है वो क्या एक्यूरेट होगी, वाकई ये यूनिट्स बढ़ जाएंगे और आप उन्हें बेच पाएंगे। वो ट्रेनिंग कॉस्ट के एम्प्लॉय को, क्योंकि मशीन आ रही है तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। बिल शेयर इशू भी सक्सेसफुल, जो शेयर इशू करेंगे क्या वो वाकई मिल जाएंगे आपको, मकसद पूरे सब्सक्राइब हो जाएंगे नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ शेयर्स इशू देखना पड़ेगा आपको। मकसद ये वो चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियल साइड पर देखनी पड़ेंगी। प्रोड्यूसेस लेस मोर प्रॉफिट, कि आप लेस प्रोडक्शन कम करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 जो हम देख कर आ रहे हैं ये वाला, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ प्रोडक्शन कम है। तो दो ऑप्शन है, या तो प्रोडक्शन कम रखें या प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये आप देख लें, डिसाइड करना होगा। पॉसिबल लो कॉस्ट शेयर्स के अंदर लो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, डिविडेंड देना पड़ेगा। विल फोरकास्ट प्रूफ एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर आप ऑप्शन 2 पे जाएंगे तो प्रोडक्शन आपने बढ़ा दी है, वो बिक जाएंगे सारे के सारे, शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो जाएंगे। मकसद ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। नॉन फाइनेंशियल ये है वो ट्रेनिंग रिजल्ट इन पॉसिबल डिले इन प्रोडक्शन, क्या न्यू मशीन के ऊपर ट्रेनिंग ऐसी होगी कि फौरी तौर पे प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद विल वर्क फोर्स नीड ट्रेनिंग ऑफ न्यू मशीनरी ओवर टाइम मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव टू वर्क फोर्स, हायर सेलिंग प्राइस मे रिड्यूस डिमांड। तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स थे, वो फाइनेंशियल थे। इन दोनों को देखकर फिर डिसाइड कर लें अकॉर्डिंगली क्या करना है। अगला कहता है कि स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, के बजटरी कंट्रोल के 2 बेनिफिट्स बताएं। स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए ये बजटरी कंट्रोल के जो बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह आफ्टर क्वालिफाइंग जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर बजट ना बनाए तो एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। वर्क के अंदर आप टारगेट्स सेट करते हैं एम्प्लॉइज़ के, वो उन टारगेट्स के ऊपर काम करते हैं, और अगर जब वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कहते हैं, तो डेफिनेटली द नीड मोटिवेटेड, उनको रिवार्ड भी मिलता है इसकी बेसिस के ऊपर। तो एम्प्लॉइज़ कैन बी प्रोवाइडेड विद अचीवेबल टारगेट्स, कैन असिस्ट विद मोटिवेशन। बजटरी कंट्रोल कैन फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, क्योंकि जब तक आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव बजट्स, अगर वो उसे अचीव कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग यहाँ से आती है। फिर उनके रिवार्ड्स KPIs उनके अचीव हो गए तो रिवार्ड उनको अच्छा मिलता है। हेल्प्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, पूरी कंपनी जो है क्योंकि सब एक जगह आ जाती है तो कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स टू अचीव। और यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, वो जो इसने नीचे बताया है कि इसकी लिमिटेशंस भी यही है कि सम टाइम्स लोग अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में दूसरे डिपार्टमेंट्स की लगवा देते हैं। तो लिमिटेशन ये है। दूसरे ये कि इनिशिएटिव नहीं आ सकते। अगर आपके पास कोई इनिशिएटिव है और बजट अप्रूव हो चुका है तो यू हैव टू बी विद इन द लिमिटेड विद इन द अप्रूव्ड बजट के अंदर आपको रह के काम करना है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अपॉरली सेट बजट कैन डीमोटिवेट, अक्सर कंपनीज़ के अंदर होता है कि टॉप लेवल के ऊपर जब बजट जाता है नीचे से बनता हुआ तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको काट देते हैं। अब नीचे वाला जिसने बजट बनाया था तो उसने तो बहुत सोच समझ के बनाया था, लेकिन उसको जब बजट मिलता है अप्रूव होके तो वो बजट ही नहीं होता जो बजट बनाया था। पुअरली सेट कि आपने ऊपर जाके उसको काट कूट दिया और जो बजट नीचे आ रहा है वो है ही नहीं, वो तो ये डीमोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। बेस्ड ऑन एस्टीमेट नॉट एक्यूरेट, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो जिन कंपनीज़ ने बजट बनाए थे वो उसको दोबारा फिर उसके बाद रीप्रिपरेशन के ऊपर जाएंगे, रिकन्सिडर करेंगे मंथली क्वार्टरली या सेमी एनुअली बैठ करके कहाँ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि ये एस्टीमेट है, एक्चुअल तो है ही नहीं। माइट इनकरेज इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी, जो मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट अपने बजट को अचीव करने के चक्कर में दूसरे की लगवा देगा, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। मैं डिस्करेज इनोवेशन नहीं है, क्योंकि वो बजट है, विद इन दैट बजट यू हैव टू वर्क।
तो इनोवेशन को भी किल कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। एनी हाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर ए कंपनी। तो मोटिवेशन इसके अंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन इसके अंदर है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। और विद ऑल दिस ये भी सवाल आपका ख़त्म हुआ। तो ऑप्शन ये वाला ई जो था, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं आप? सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट है और फाइनेंस अगर करते हैं शेयर से तो बस वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देख के डायरेक्टर जो है वो डिसाइड अकॉर्डिंगली। अपेरेंटली द ऑप्शन 2 यानी परचेजिंग द मशीन बाय इशुइंग शेयर्स सीम्स जस्टिफाइबल और एक्यूरेट। तो ये हो गया जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 4। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन आई वांट टू से फॉर योर एग्जाम। तो कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग। और कराचियंस अकेडमी जिसके प्लेटफॉर्म से आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, ये फिज़िकल कराचियंस अकेडमी नीपा गुलशन इकबाल के ऊपर ही ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, और ऑनलाइन के अलावा आप वहाँ ऑन प्रीमिसेस भी क्लासेस होती हैं। तो वो बच्चे जो आपके कोलीग्स हैं, आप खुद ए लेवल के अंदर जा रहे हैं, ओ लेवल से लेके ए लेवल तक तमाम क्लासेस इसमें होती हैं, तो आप रेफ़र भी करें स्टूडेंट्स को। नंबर आ रहा होगा इसी स्लाइड के नीचे कराचियंस एकेडमी का, और इसके एडमिशन्स भी शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को आप रेफ़र करें। ख़ुद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, जो लोग ए लेवल पढ़ना चाहें वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जाम। होप इंशाल्लाह यू ऑल विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।